हेलो स्टूडेंट, जैसे कि इन लोगों ने एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के एनसीईआरटी स्टार्ट करा है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो आज हम लोग 14th और 15th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो उसके क्वेश्चन है वो करेंगे, बेसिकली चैप्टर्स तो आपको ही पढ़ने हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होगी। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा है बस आपको उतना ही बताना है, उसके बाहर और उसके अंदर कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। द हॉरिजेंटल मोशंस ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड टाइड। अच्छा, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जब उन्होंने चैप्टर्स पढ़े होंगे, कुछ क्लासेस किए हुए होंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हॉरिजेंटल मोशंस ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड टाइड। तो समुद्र के पानी की क्षैतिज गति को ज्वार कहते हैं। अब ये ओशन का चैप्टर है और ओशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है द वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड वेव्स एंड ओशन करंट। महासागरीय जल की ऊर्ध्वाधर गति को लहरें तथा महासागरीय धाराएं कहते हैं। द वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। तो ऊर्ध्वाधर गति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण होती है। चलिए पहले इसको हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। सिंपल सी चीज है कि कदम 3 खाली सही होगा आपका। समुद्र का पानी गतिशील होता है, सिंपल से सबको पता है कि उसमें वेव्स उठते रहते हैं, ठीक है। वेव्स मतलब क्या होता है, लहरें, पवने। ये जो है, ये मान लीजिए समुद्र का पानी है, ठीक। और एक समुद्र का पानी आप ऐसे भी देखते हैं, क्यों। और कभी कभी समुद्र का पानी ऐसे भी देखते हैं, और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, ठीक है। और कभी कभी समुद्र का पानी हम लोग इस मोशन में भी देखते हैं, ठीक है। तो वेव करंट जो होती हैं आपकी, वो कई फॉर्म में बनती हैं। मतलब प्रॉपर सरफेस पर ही हो सकती है, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बहुत ज्यादा अप डाउन हो सकता है, मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या, इसको ये क्या इंडिकेट करेगा, ये मतलब ये हो किसके कारण रहा है। एक, पानी में उछाल आ जाना, इंटरनल एक्टिविटी। इंटरनल मतलब क्या हुआ, जो आपका ओशन है, ओशन की सरफेस में यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाना, उसमें भी पानी क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें हलचल हो जाएगी। या इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी का हो जाना, ऑब्वियसली उसमें भी आपका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो ये कल हमने देखा भी था, जैसे रिज आपके बने थे, कटक बने थे। ग्योट की बात की थी, जो हमारे ऐसे वाले माउंटेन होते हैं उनका इरोजन हो जाता है, जो लास्ट में हमको ऐसे दिखने लगते हैं समुद्र के अंदर, उनको ग्योट कहते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये किया था, आज हम लोग आगे करते हैं। तो समुद्र का पानी गतिशील होता है, सिंपल सी चीज है, सबको पता है। इसकी भौतिक विशेषताएं क्या है, तापमान, टेम्परेचर, लवणता, ठीक है, सैलिनिटी, घनत्व और बाहरी ताकतें जैसे सूर्य, चंद्रमा और हवाएं। टेम्परेचर उसका क्या है, अगर मान लो टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड, पानी क्या है, मैंने कल बताया था ना कि जैसे कि आपका सी लेवल है, तो सी लेवल के यहाँ तक पानी आपको क्या मिलेगा, सी लेवल तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैम सी लेवल किसको कहती है, ये सी लेवल है, ठीक है आपका। तो इसमें क्या है, अब चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए, पृथ्वी चंद्रमा के पास आ जाएगी, तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ पे लगेगा तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और जब पृथ्वी चंद्रमा से दूर होती है तो क्या होता है, उस कंडीशन में अर्थ का जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि हमने न्यूटन का नियम पढ़ा है और हमको पता है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब ऊपर फेंकी गई कोई भी चीज नीचे आती है, ठीक है। समुद्र के जल निकायों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही मूवमेंट होंगे आपके यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन आर कॉमन इन ओशन वाटर बॉडीज। द हॉरिजॉन्टल मोशन रिफर्स टू द ओशन करंट वेव्स, बिल्कुल सही बात है। अगर हवा धीरे चल रही होती है तो क्या होता है, मोशन धीरे हो रहा होता है, हवा तेज हो जाती है, मोशन तेज होने लगता है। और जब विंड का और वाटर में अपोजिट पावर लगता है या उसको फोर्स लगता है बेसिकली बोलते हैं, तो बहुत ऊंची भी करंट उठ जाती है, ठीक है। देखा होगा तूफान आता है, पानी टप में भी रखा हुआ हिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर खुले में रखा है तो तालाब वगैरह में भी पानी में हमें मोशन देखने को हवा के अकॉर्डिंग पता चलता है, ठीक है।
महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में भारी मात्रा में पानी का निरंतर प्रवाह करती हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ओशन करंट्स आर द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है, डिफाइंड डायरेक्शन होगा क्या, धाराएं ऐसे तो चलेंगी ना, एक ही तरफ तो चलेगी ये आपकी, ऐसे और ऐसे दोनों नहीं चलती ना, ऐसे ऐसे नहीं चलती है, इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करती है। समुद्र की धाराओं के माध्यम से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ता है, सिंपल सी चीज है, जबकि लहरों में पानी नहीं चलता। लहरें हल्की हल्की उठती रहती हैं, बैठती रहती हैं, लेकिन जब उन्हीं लहरों में वेव जो हमारी पवन होती है, जब उसका फोर्स शामिल हो जाता है तो वो काफी अप डाउन करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन लहर आगे बढ़ती है। ठीक है, लहरें आगे बढ़ती है। ऊर्ध्वाधर गति का तात्पर्य महासागरों समुद्रों में पानी के उठने और गिरने से है। वर्टिकल मूवमेंट देखिए, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल ऐसे समुद्र चलता है ना, अब इसके पीछे ऐसे ये आ रही है आपकी लहरें, तो ये वर्टिकल चल रहा है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी ऊपर उठता है और दिन में 2 बार नीचे गिरता है। उसका रीजन क्या है कि जब एक बार पृथ्वी पास आती है तो उससे वो उठता है और गिरता है। ठीक है, तो ऐसा दिन में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, याद रखिएगा 2 बार होता है। उप सतह से ठंडे पानी का ऊपर उठना, सतही जल का डूबना भी समुद्र के ऊर्ध्वाधर गति में शामिल है, यानी वर्टिकल मोशन में शामिल है। ठीक है, upwelling of cold water some from subsurface and the shrinking of surface water are also form of vertical movement ocean। अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा समुद्र के पानी की क्षैतिज गति को ज्वार कहते हैं, बिल्कुल नहीं गाइस, आप लोग देखिए ना, कहाँ कहते हैं ज्वार, उसको ज्वार कहीं हमने नहीं पढ़ा है, ज्वार नहीं कहते हैं। ठीक है, महासागरीय जल की ऊर्ध्वाधर गति को लहर गति समुद्र धाराएं कहते हैं, ये भी नहीं है, कहाँ कहते हैं, दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, सही क्या है, ऊर्ध्वाधर गति सूरज चंद्रमा के आकर्षण के कारण होता है, तो वर्टिकल मोशन है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। फिर है तरंगों के बारे में बताइए, तो हमें तरंग के बारे में बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द वेव द रिफर्स टू द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच मूव सच which moves across the ocean water। यह ऊर्जा को संदर्भित करता है, ना कि पानी के रूप में जो समुद्र के पानी के पार, उसको जो पार करके ले जाता है। पवन तरंगों को ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये तो सही है कि जब पवन चलेंगी तो तरंगों को ऊर्जा मिलेगी, तो जब विंड चलेंगी तो वेव में एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी और पानी क्या हो जाएगा, अपवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। लहरें शायद ही कभी महासागरों के तल को प्रभावित करती हैं, लहरें महासागरों के बॉटम को कभी क्या उसको करेंगी अफेक्टेड। द वेव्स सेल्डम सरफेस द बॉटम ऑफ द ओशन। आंसर है डी, कोई भी गलत नहीं है, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, लहरें वास्तव में क्या होती है, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी नॉट द वाटर एज द सच विच मूव अक्रॉस द ओशन सरफेस। तो क्या होगा, वेव नीचे नहीं होती। मैंने कल की क्लास में भी जिन बच्चों ने क्लास किया होगा उनको हम थोड़ा सा रिमेम्बर करवा दें कि जब हम लोग ओशन की बात करते हैं तो हमने कहा था कि एक टाइम पर ये इसकी डीपनेस बढ़ेगी, और डीपनेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ऊपर का पानी सन के अकॉर्डिंग ठंडा और गर्म होगा, इंसुलेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस देखे जाएंगे, बट उसके नीचे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो आपको लाइफ मिलती है, फिर चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल किंगडम्स की हो या आपके प्रोटोजोआ वगैरह हो, उनकी कहाँ होगी, सरफेस के ऊपर ही होगी। ठीक है, फिश वगैरह आपको यही मिलेंगी। तो पवन तरंगों को ऊर्जा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। हवा के कारण समुद्र में लहरें चलती हैं, तो ये भी सही है ना कि विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव्स, विंड causes waves to travel in the ocean and the energy is released on the shoreline। ठीक है, जैसे ही एक लहर समुद्र तट के पास आती है यह धीमी हो जाती है। फिर समझिएगा, यही वाला डायग्राम ये ज्योग्राफी में बहुत काम आता है। ये आपका लिथोस्फीयर है, ये स्थैनोस्फीयर है। बताया था स्थल मंडल और जल मंडल। पानी यहाँ पे चलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स देख रहे हैं ना, आपने कोई बल लगाया, सपोज दैट कि ये एक कोई बॉल है और ये आपने उसके ऊपर हाथ मारा, दीवार पीछे नहीं गई लेकिन आप पीछे झटका खा के जरूर जाएंगे। ठीक है,
तो इसी तरह से ये तो लेथोस्फीयर है और ये हमारी वेव जा रही थी स्टेनोस्फीयर से और वो इस पे टकराई और वो पीछे की तरफ हो गई, यानी उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। और यही रीजन होगा बाद में टाइड्स का, हाई एंड लो टाइड्स का, जब बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो वो लैंड के ऊपर आ जाएगा और जब नहीं होगा तो वो उसके नीचे चला जाएगा। सिंपल सिंपल सी लॉजिक है। क्लियर है ये बात? जब पानी की गहराई तरंग गहराई के आधे से कम होती है, अभी हम लोग देखेंगे कि ये एप्लीट्यूड होता क्या है। ठीक है, बॉटम ऑफ वाटर कैसरिंग बिटवीन द डायनेमिक वाटर। अभी देखेंगे कि ये आधा क्यों होता है। हम लोग ऐसे वेव चलती है ना, तो इसको ऐसे नापते हैं, जो ये वाली लाइन होती है ये कहलाती है। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे जैसे वे चलती हैं और हवा से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, हवा से ऊर्जा को अवशोषित करेंगी। आप फिर समझिए, अगर वो ड्राई होंगी तो वो मॉइस्चर के साथ अपने आप को मिक्सअप करेंगी और लहरों से क्या करेंगी, बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आएंगी और उनसे रिलेशन मेंटेन करेंगी। ठीक है, बड़ी लहरें होती हैं, अधिकांश लहरें पानी के विरुद्ध चलने वाली हवा के कारण होती हैं। देखिए अपोजिट फोर्स लग रहा है ना। जब दो समुद्री मील या उससे कम की हवा शांत पानी में चलती है तो छोटी लहरें उठती हैं। तो छोटे स्मॉल ripples form and grow as the wind speed increase until white caps appear in the breaking wave। और टूटने वाली लहरों में सफेद टोपी दिखाई देती है, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी ब्रेकिंग वेव हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। अभी इसको समझिए। यहाँ पर ये देखिए, वाटर डीपनेस 5000 मीटर, वाटर डीपनेस 500, वाटर डीपनेस 100 मीटर एंड वाटर डीपनेस 10 मीटर। तो अब आप ये देख रहे हैं ना, तो एक लाइन बन गई है। ये देखिए, ये इसकी डीपनेस है। लहरें किनारे पर लुढ़कने, टूटने और सर्फ के रूप में घुलने से पहले हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर आती हूँ। अभी से समुद्रों की बात चल रही है, इसका डायग्राम है आगे। एक डायग्राम इसमें मेंशन करा है मैंने, तो उसमें हम लोग देखेंगे बाकी सारी चीजों को। एक लहर के आकार और आकार से उसकी उत्पत्ति का पता चलता है। खड़ी लहरें काफी युवा होती है क्योंकि वो बहुत एनर्जी के साथ आती है। और एनर्जी किसमें होती है, या यंग यूथ जनरेशन में होती है। स्थानीय हवा से बनती है, तो लोकल विंड ऑलवेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। और possible from another hemisphere। ठीक है, the maximum wave height to is determined by the strength of the wind। तो अधिकतम लहर ऊंचाई हवा की ताकत से निर्धारित होती है। ठीक है, जितनी तेज हवा होगी वो पानी में प्रेशर उतना तेज लगाएगी। बिल्कुल वैसे ही देखिए कि जब हम लोग एक छोटा पाइप लेते हैं और उससे फर्श को धुलते हैं, और फिर एक हम लोग मोटा पाइप लेते हैं, फिर उससे फर्श को धुलते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट सरफेस पे दिख जाता है। और उसी टाइम पर अगर बहुत तेज विंड चलने लगे तो जो पानी आप डाल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन से अगर एयर आएगी तो वो पानी क्या करेगा, बौछार के रूप में वापस हम पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया आंसर, डी बताया था मैंने कि इट रिफर्स टू द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशन वाटर। तो यह ऊर्जा को संदर्भित करता है ना कि पानी के रूप में जो समुद्र के पार चला जाता है, यानी उसको नहीं करेगा। ठीक है, द विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द विंड, ये बिल्कुल सही है। लहरें शायद ही कभी सागर के तल को प्रभावित करती है। तो आपको पता है कि सागर के तल पर वो कैसे जाएंगी, सागर के तल पर तो भूकंप आएगा तो उससे हलचल होगा। ठीक है, उसमें अगर अर्थक्वेक आएगा तो उससे, सॉरी, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो जाएंगी तो उससे हलचल होगा। ठीक है, लहरों के तल से नहीं होगा, सॉरी, लहरों से नहीं होगा। तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु क्रमशः गर्त और शिखर कहलाते हैं। The highest and lowest point of a wave are called trough and crest respectively। तो ये सही है कि नहीं सही है, ये तो सही है। ठीक है, अभी देखेंगे ये कि ये सही कैसे। तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। वेव एप्लीट्यूड मैंने अभी बात की थी एप्लीट्यूड की, तो बिल्कुल एप्लीट्यूड जो होता है आपका वो बिल्कुल उसका हाफ होता है, ये भी सही है। तरंग दैर्घ्य दो क्रमबद्ध शिखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी है। यहाँ मामला देखना पड़ेगा कि तरंग दैर्घ्य दो क्रमबद्ध शिखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी है या नहीं है। लेकिन wavelength is the horizontal distance between two excessive crest। तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, आंसर इसका होगा बी, 2 और 3। लेकिन तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को क्रमशः तरंग और शिखर कहलाते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वाला नहीं होगा आपका। चलिए देखते हैं कैसे।
लहरों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव से पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्रिस्ट किसको कहते हैं। तो ये जो उठा हुआ भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाँ सॉरी यहाँ पर मैंने इसको सही बता दिया था, ये सही नहीं होगा इसलिए मुझसे निकल गया बिल्कुल से। तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु क्रमशः गर्त और शिखर कहलाते हैं। नहीं, इसमें आंसर आपका होगा 2 और 3, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो हो गया। लहरों के लक्षण, तरंग, शिखर और गर्त किसी तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदु क्रमशः शिखर और गर्त कहलाते हैं, ठीक है। लहरों के शिखर और गर्त, wave crest and throat, the highest and lowest point is the waves are called the crest and throat respectively। सही है भाई, ये किसने टाइप किया है, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है सही चुनिए, ठीक है। तो ये सही में देखिए तरह के, ये क्या है, लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ये सही है। लोवेस्ट पॉइंट इसका क्या है, ये नीचे वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका गर्त, और ये शिखर, ये बिल्कुल सही है। ये किसी ने गलत कर दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, ये आंसर इसमें ये वाला नहीं होगा, ये सही है आपका, ठीक है। लहर की ऊंचाई, यह एक गर्त के नीचे से एक लहर के शिखर के शीर्ष तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। लहर की हाइट कितनी होगी, सिंपल सी बात है कि इट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस from the bottom of the dot to the top of a crest of the wave, crest of a wave। तो ये भी सही होगा कि ये जो दूरी चलकर आ रही है ना, ये वाली दूरी जो बॉटम से चल रही है, ये जो बॉटम से चल रही है सरफेस के उसको, ठीक है। तो लहर की ऊंचाई कैसे नापेंगे, किसी भी चीज को नापने के लिए पहले हमें सरफेस पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी हाइट का हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सरफेस नहीं है तो आप हाइट का अंदाजा नहीं लगा सकते, सरफेस का होना मस्ट होता है। लहर की अवधि, तो जो दो होती है ना, जो दो होंगी आपकी, जैसे कि ये एक लहर है और एक ये लहर है, तो इन दोनों के बीच दो क्रमबद्ध शिखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए पानी एक बार ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। सपोज दैट जो ये वाली लहर पहले यहाँ पहुंचेगी और ये वाली बाद में यहाँ पहुंचेगी और ये वाली इसके आगे जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो पीछे से लग रहा है। तो ये वाली जब तक यहाँ पर पहुंचेगी तब तक यहाँ वाली जो कहाँ पहुंच चुकी होगी, यहाँ पहुंच चुकी होगी। तो इनके बीच की दूरी, तो ये ऑब्वियसली आपकी हॉरिजेंटल में ही मेजरमेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये भी सही होगा कि इट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्टेस, ठीक है। जो दो शिखर बनेंगे उनके बीच की दूरी, मतलब पहली वेव के पहुंचने से दूसरी वेव के पहुंचने तक का टाइम पीरियड क्या था, वो दूरी क्या थी, उसे हम लोग वर्टिकली मेजरमेंट करते हैं। अब आगे हम तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य मतलब हो गया वेवलेंथ, ठीक है। वेव स्पीड, वेव स्पीड, it is the rate at which the wave moves through the water and is measured in knots, ठीक है। इसको किस में नापते हैं, समुद्र मील में नापते हैं। शिखरों के बीच की क्षैतिज दूरी है। लहर की गति यह वह दर है जिस पर लहर पानी के माध्यम से चलती है और ये समुद्र मील का में मापा जाता है। अब वो चल रही है तो उसको मापते किसमें है, वो तरंग होती है हमारी, ठीक है, वेव स्पीड होगी। अब हम लोग देखते हैं वेव फ्रीक्वेंसी, या 1 सेकंड के अंतराल के दौरान किए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, मतलब 1 मिनट 1 सेकंड या 2 मिनट 2 सेकंड के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, 1 सेकंड में कितनी लहरें निकल जाती हैं, फिर वो उनके बीच की दूरी क्या होती है और फिर उनकी स्पीड क्या होती है। ये तीनों चीजें कैसे होंगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि तीनों चीजें ये होंगी। ये हमारा ये सरफेस है वाटर का, यहाँ ये उसका क्या है, फ्लोर है, सॉरी ये सी फ्लोर है और ये सी सरफेस है। और इस सी सरफेस पे जब ये पानी, जब पीछे से प्रेशर, ये बल काम कर रहा है और ये 1 सेकंड में कितनी चढ़ी उतरी, ठीक है। तो ये हाइट वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्ट हो जाएगा। डाउन वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा गाइस, थ्रॉट हो जाएगा। ठीक है,
इनके बीच की दूरी को मापना, ये हॉरिजेंटली चलेगा तो ये इनकी हाइट है और इस हाइट के बीच की दूरी और इनके पहुंचने का टाइम क्या था, ये सारी चीजें यहाँ से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ठीक, ये पूरा आपका ये है। और एप्लीट्यूड क्या होता है, तो आपने देखा ये जो लहरें चल रही हैं, लहरों का एक इक्वल डिवीजन, ये देख रहे हैं, जो मतलब एक हमको सीक्वेंस मिल जाए कि बराबर ये इसी रेशियो में चल रही है, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे और फिर इसके बीच से इसको करेंगे, तो जो ये वाला पॉइंट मिलेगा ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये एप्लीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और ये देखिए ये क्या है, ब्रेकिंग वेव गेन्स हाइट, तो ये टूट जाती है ऐसे करके, जब ऐसे होंगे तो ये जो ऊपर से जब आएंगे टूटेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ब्रेकिंग। ठीक है, ज्वार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The sun gravitational pull to Earth generate extent and moves gravitational pull to a lesser extension responsible for the phenomena of tide। ठीक है, तो ज्वार की घटना के लिए सूर्य में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक तक और चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कुछ हद तक जिम्मेदार होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य का कुछ हद तक और चंद्रमा का मैक्सिमम होता है। अभिकेंद्री बल भी ज्वार के निर्माण में भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं, दोनों गलत है। यहाँ पर जो मेन फोकस होता है किसका होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, अर्थ मून एंड सन का। ठीक है, अर्थ मून एंड सन का। तो सिंपल सा है कि ये हमारी अर्थ है, देखिए ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ पानी है। मैंने बोला था ये पैथालासा है और ये पेंजिया है और इसी का डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा मून है, ठीक है, ये तो हमारा ओशन हो गया, फिर हमारा यहाँ पर मून होगा। तो जब हमारा मून होगा तो मून क्या करेगा, जब पृथ्वी मून के पास आ जाएगी, ठीक है, सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है और ये भी हमारा मून है, सर्कल में घूमेगा। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी, जब इसके सर्कमस्टांसेस में पृथ्वी इसके पास आ जाएगी, तो इसका पानी तेजी से ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा, क्योंकि चंद्रमा उस पानी को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हाई टाइड। क्लियर है। और जब पृथ्वी चंद्रमा से दूर होगी तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो पृथ्वी पानी को अपनी तरफ खींच लेगी, तो हो जाएगा लो टाइड। सिंपल सी कहानी है। ट्रेड्स के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग, कि जब हमारा व्यापार होता है तो किस तरह से इनका यूज किया जाता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो ज्वार भाटा की अगर बात करो तो समुद्र तल का समय समय पर दिन में 1 या 2 बार मुख्य रूप से सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण यहाँ पर उठना और गिरना होता है, जिसे टाइड कहा जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काफी अधिक होता है और सूर्य का काफी कम होता है। ज्वार की घटना का प्रमुख कारण जो होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काफी हद तक और कुछ हद तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होगा। ज्वार की घटना के प्रमुख कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अपकेंद्रीय बल मिलकर पृथ्वी पर 2 प्रमुख ज्वार उभार बनाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अनदर फैक्टर्स इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स होता है गाइस, एक होता है अपकेंद्री और एक होता है अभिकेंद्री। तो ये अपकेंद्री है, सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर की तरफ खींचे, है ना, किसी पर्टिकुलर सेंटर की तरफ। वॉशिंग मशीन किस पे काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी को काउंटर कर ले जाए। केंद्र पारक बल दूसरी तरफ ज्वारीय उभार का कारण बनता है। ज्वार पैदा करने वाला बल इन दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, सिंपल सा है कि बिल्कुल एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, ज्वार की घटना के लिए सूर्य का मैक्सिमम बोला है, नहीं चंद्रमा का मैक्सिमम है, इसलिए गलत है। अभिकेंद्री बल भी ज्वार के निर्माण में भूमिका निभाता है, तो नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स करता है और ये काउंटर फोर्स है। ठीक है, बस सिंपल सा याद रखिएगा कि जब पृथ्वी जो है चंद्रमा के पास आ जाती है,
जब पृथ्वी चंद्रमा के पास आ जाती है तो ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिन्हें हाई टाइड्स बोलते हैं। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन द स्प्रिंग टाइड सकर्स। तो बसंत ज्वार क्या होता है? बसंत ज्वार महीने में एक बार होता है, या जब सूर्य और चंद्र दूसरे के समकोण पर होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। समकोण पे क्या लॉजिक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब क्या है? एक लाइन में स्प्रिंग टाइड। नीपीटाइड किसको बोलते हैं ये भी देखिए। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। बसंत ज्वार दोनों गलत है, मैंने बताया आपसे। पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही की स्थिति का ज्वार ही ऊंचाई पर सीधा असर पड़ता है। मैंने बोला ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका ज्यादा होगा वाटर उसकी तरफ चला जाएगा, लेकिन जब अर्थ पर होगा तो क्योंकि अर्थ के ऊपर पानी है इसलिए वो अर्थ के नीचे आ जाता है। क्लियर है ये बात? तो पृथ्वी के संबंध में सूर्य चंद्रमा दोनों की स्थिति का ज्वार की ऊंचाई से सीधा असर पड़ता है। The positions of both the sun and the moon is relation to the earth has direct bearing on high tide, ठीक है, sorry, tide height. When the sun, the moon and the earth are in a straight line, the heights of the tide will be higher. क्यों होगा? क्योंकि अर्थ का तो सिंगल, लेकिन इनका बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ बहुत ही हाई टाइड लग रहा है, सॉरी हाई फोर्स लग रहा है, ठीक है। These are called spring tides. तो पहला क्या हो गया? सही चुनने के लिए बोला है, ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, ये ऑप्शन ही गलत बना हुआ है गाइस, ये ऑप्शन गलत बना हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए था, हाँ ये है तो ये सही है, 4 मतलब 4 है ना, नहीं होगा ये 4 में, रुक जाइए, कुछ ऑप्शन डिस्टर्ब है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे तो बसंत ज्वार होगा, सही है। बसंत ज्वार महीने में एक बार आता है, नहीं। दो बार आता है, पूर्णिमा और एक अमावस, तो कौन गलत हो गया आपका? ये वाला, एक बार नहीं 2 बार होगा, ठीक है। अमावस और पूर्णिमा को होगा जब वो उसके बाद क्या है, जब सूर्य चंद्र एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। अमावस, नीपी ज्वार, आमतौर पर बसंत ज्वार और नीपी ज्वार के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 1 वीक का, 7 डेज का अंतराल होता है। इस समय सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा की शक्तियां एक दूसरे का विरोध करती हैं, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। चंद्रमा का द मून अट्रैक्शन थ्रो मोर देन ट्विस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज द सन इज demonstrates by the counteracting force of the sun's gravitational pull, ठीक है। तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रतिकार बल से कम होता है। क्लियर है ये बात? कथन 2 दे रखा है, नहीं सी दे रखा है, आंसर सी दे रखा है इसमें, 1 और 3, हाँ ठीक है, अभी सही है, ये और ये सही है। ये वाला क्या होगा? ये 2 बार होगा, ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धाराएं हैं? मैं उससे पूछा, गुलहास करंट, फॉकलैंड करंट, कोशियो करंट, कुरोशियो करंट और गल्फ स्ट्रीम। तो गर्म पूछा है तो ये देखिए गल्फ स्ट्रीम आराम से आपको गर्म दिख रही है, गुलहास करंट भी आपकी गर्म है, फॉकलैंड भी गर्म है। एक्चुअली होता क्या है ना, इनको सिंपल सी चीजों से समझना, ये आपको रटना पड़ेगा, ये याद ही करनी पड़ेंगी आपको। जैसे कि देखिए ब्लू वाला कोल्ड करंट है और रेड वाला वार्म करंट है। तो इक्वेटर देखिए ये क्या है आपका? कैंसर और कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये जो कैंसर और कैप्रिकॉन है, ये जो इक्वेटर है, यहाँ से चलने वाली जो हवाएं होंगी कैसी होंगी गाइस? हॉट होंगी, सिंपल सा है, क्योंकि इंसुलेशन ज्यादा है तो पानी भी गर्म होगा। लेकिन जब ये पोलर की बात आएगी तो यहाँ से हवाएं कैसे चलेंगी? ठंडी चलेंगी, ठीक है। तो ये एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर ठंडी और गर्म जो मतलब हवाएं होती है वो मिक्सअप होती है, तो वो वहां पे जो है मछलियां पालन बहुत अच्छा होता है, मछलियों का पालन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके लिए खाना अच्छा होता है वहां पे, ठीक है। प्लेक्टॉन नाम का उनका फूड होता है जो वहां पर उनको आसानी से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये उसके लिए बहुत ही फेमस है, फिशरीज के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये गल्फ स्ट्रीम कैसी है? रेड है, ये गर्म है।
ये देखिए, ये कैंसर, सॉरी, मकर के पास है ये वाली, देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन हो गया आपका, ठीक है, ये वाली हो गई, अगुलहास हो गई, ये नॉर्वेजियन हो गई, ये देखिए क्यूरो वाली हो गई आपकी, क्रोशियो हो गई। तो ये सब गर्म है, ठीक है, और जो ब्लू वाली आपकी है ये सब ठंडी है। तो ये तो आपको रखना पड़ेगा। बस ये है कि जो पोलर से आएंगी वो ठंडी होंगी, जो नीचे से जो इक्वेटर से चलेंगी वो गर्म होंगी। और वहां के नाम पर, जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल, क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ इक्वेटोरियल क्योंकि ये साउथ में है, ये इक्वेटोरियल करंट क्योंकि ये इक्वेटोरियल पर है। तो ये पूरा देखिए इक्वेटोरियल ही चलेगा आपका, ये भी नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल, ठीक है। अब ये जापान है तो जापान के नाम पर ये पैसिफिक में चल रही है तो नॉर्थ पैसिफिक करंट हो जाएगी। ये अंटार्कटिका के पास है तो ये अटलांटिक करंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनके जो नाम है ना इनकी, जैसे ये अलास्का करंट है, देखिए ये वो नॉर्थ पैसिफिक करंट है, कैलिफोर्निया है ये आपका। तो यहाँ पे क्या है, गल्फ स्ट्रीम्स है ये, क्योंकि ये गल्फ है ना मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ से करंट निकलती है और फिर ये इधर से देखिए ना, ये कैंसर के पास से ऐसे जाएगी और इसमें जाकर मिल जाएगी, फिर यहाँ पर एक ऐसे करके बनाएगी। तो ये भी देखो यहाँ पे गोल गोल घूमेगी, फिर ये यहाँ गोल गोल घूमेगी, ये यहाँ पे देखिए गोल गोल घूमेगी, ये इधर गोल गोल घूमेगी। तो ये क्या कर रही है, ये एक टाइम पर साइक्लोनिक एक्टिविटीज को जनरेट कर देंगी। जब लो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा यानी गर्म हवाएं ज्यादा हो जाएंगी और वो बहुत तेजी से घूमना स्टार्ट करेंगी, तो ये क्या करेंगे, साइक्लोनिक एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे टाइफोन आता है, भारत में क्या आता है, भारत में चक्रवात बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे हरिकेन बोला जाता है, यहाँ पर बिली बिली बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम की जो करंट मूवमेंट, जो मतलब साइक्लोन के लिए जिम्मेदार है ना, जो पानी के मूवमेंट को तेज कर दे और एक चक्रवात की स्थिति ले ले, तो उस चक्रवात को भारत में हम साइक्लोन बोलते हैं, बाकी सब जगह उनको अलग अलग नाम से हरिकेन हो गया, ठीक है, और ये बिली बिली हो गया, ये सभी अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है। अब देखिए सिंपल सी चीज, एक बायोम की बात की जा रही है, और बायोम क्या होते हैं या प्राकृतिक बात, देखो हैबिटेट क्या होगा, नेचुरल हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो हैबिटेट मतलब होता है वास, जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे सब होते हैं हमारे, वो नेचुरल होगा। बायोम क्या होगा, जहाँ पर एक जैसी चीजें होंगी, पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा का पूरा एक सिस्टम, और पारिस्थितिकी यानी पूरी की पूरी इकोलॉजी। तो पूरी इकोलॉजी के अंदर उसको मेंटेन करने वाली, तो वो जो पारिस्थितिकी सिस्टम होता है ना, वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि पोलर का अलग होगा, इक्वेटर का अलग होगा, ठीक है, डेजर्ट का अलग हो जाएगा, रेन फॉरेस्ट एरिया का अलग हो जाएगा। तो उसी के बीच में कहीं कहीं पर ना बायोम बन जाते हैं। तो ये बायोम का डिस्क्रिप्शन है कि यह एक पौधा, इट इज अ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स, इट इज अ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। मतलब ऐसे एनिमल और प्लांट जो एक पूरा एरिया, जैसे कि गिर के शेर, गिरलॉयन रॉयल टाइगर्स के बारे में सुना होगा, सुंदरबन के टाइगर्स के बारे में सुना होगा, उन्हीं को रॉयल टाइगर बोलते हैं, वहाँ व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं, और गिर के आपको गुजरात में मिलते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अलग अलग इनकी स्पेसिलिटी है। जैसे कि बर्ड्स हैं, जीआईबी, ठीक है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, जीआईबी को बनाया है ना, गुजरात में हर साल होता है वहां पर एक फेस्टिवल। देयर बाउंड्रीज इज मेनली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। तो इनकी जो सीमा है किससे निर्धारित होगी, अगर मान लो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 7 स्टेट जो हमारे हैं वो देश के, वहां पर ग्रीनरी इतनी ज्यादा है कि वहां पर एक जैसी प्रजातियां मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम गुजरात में आ जाए तो मणिपुर, मेघालय जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। तो बाउंड्रीज क्लाइमेट, देयरफॉर इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल assemblage of plants and animal species interacting within specific conditions. These conditions include rainfall, temperature, humidity and condition, ठीक है। तो ये किसकी बात करी जा रही है, बायोम की जा रही है। अब देखिए आंसर, देखिए बायोम की है पूरी बात वही, इकोसिस्टम आर टू मेजर टाइप, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो सिंपल सी चीज है, या तो जमीन पर होगा या समुद्र पर होगा, दो ही तरह की चीजें मेंशन होती हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू बायोम, ठीक है।
A biome is a plant and animal community that covers a large geographical area. The boundaries are defined biomes on land and determined mainly by climate. There, a biome can be defined as the total assemblage of plants and animal species interacted. आपस में रहेंगे, उनके लिए सब कुछ एक जैसा होगा. घास के मैदान है तो दूर तक घास के मैदान होंगे, मरुस्थल है तो दूर तक मरुस्थल होंगे, जंगल है तो दूर तक जंगल होगा. अब इसको देखिए, डेजर्ट का एरिया कितनी दूर तक, सवाना घास, घास जहाँ पर पेड़ कम हो. रेड फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारे पेड़. ठीक है, तो ये हॉट क्लाइमेट है और ये कूल क्लाइमेट है. डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हमारा ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. सिंपल थी, तो हम लोग 4-5 क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये ट्रॉपिकल है. ट्रॉपिकल मीन्स क्या? ट्रॉपिकल मीन्स होता है, कल भी मैंने बताया था क्लास में, जहां पर हमें 23.5 नॉर्थ एंड साउथ एरिया क्या लगता है, ट्रॉपिकल लगता है. मैंने बताया था मैक्सिमम रेनफॉल होगा. और ये वाला ना डेजर्ट वाले एरिया की बात मत सोचिएगा. डेजर्ट का विश्व के सारे मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न पार्ट पे पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी विंड्स किधर से चलती है? ईस्ट से चलती है. तो जब वो ईस्ट पे चलती है तो कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम जो है वो ईस्ट कोस्ट पर ही वर्षा कर देती है, और जब वो वेस्ट तक पहुंचती है तो उनकी ह्यूमिडिटी खत्म हो चुकी होती है. ठीक है, तो मैक्सिमम आपको डेजर्ट वहां मिल जाएंगे. सवाना हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया. फिर ये है कि ऊपर आए टेम्परेट फॉरेस्ट. तो टेम्परेट क्या है? जहां पर आपको ठंड और गर्म दोनों मौसम मिले, जैसे हम लोग रहते हैं. तो यहाँ पर डेजर्ट, टेम्परेट, ग्रासलैंड देखिए कैसे है. फिर सबरेटिक, टैंगा हो गया, फिर टुंडा हो गया. ठीक है, ये देखिए हिमालयन रीजन ऐसे ही तो है हमारा, क्योंकि भारत में 2 तरह का क्षेत्र मिलता है, याद रखिएगा. कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, तो ये हो गया तिब्बत का, सॉरी क्या कह रहे हैं, तो ये हो गया टैंग, और ये हो गया टुंड्रा. तो टुंड्रा ये देखिए अंटार्कटिका. ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट. तो ये बायोम होंगे हमारे. फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है. द प्रोड्यूसर आर ग्रीन प्लांट्स व्हिच मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो कुछ बड़ी बात नहीं है कि हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सही बात है. द प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोरस लाइक डियर, गॉट, ईटीसी. तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं, जैसे हिरण, बकरी आदि. तो ये भी सही है. कार्निवोरस डोंट फीड ऑन अदर कार्निवियर्स. तो मांसाहारी अन्य मांसाहारियों को नहीं खाते. बिल्कुल गलत है. क्या वो मांसाहारी है तो मांसाहारी चीजें नहीं खाएगा? 3 गलत है. 3 को हटा देंगे तो 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा. अब घटक मृत जानवरों और पौधों को खाते हैं. अब देखिए एलिमिनेट करने का प्रोसेस कितना सिंपल है. आपको पता है कि कार्निवोरस डोंट फीड ऑन अदर कार्निवोरस. ठीक है, तो कार्निवोरस मांसाहारी है तो मांसाहारी को खाएगा, तभी तो वो मांसाहारी कहला रहा है. हमको पता है कि 3 गलत है, तो 3 वाले सारे ऑप्शन काट दो. 3 गलत है तो ये भी नहीं हो सकता है ना. लेकिन हमको पता है कि उत्पादक हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, ये तो सही है. तो 1 पकड़ लो, यानी यही सही होगा. लेकिन 3 है इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो 1 हमारे पास, अगर आप आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो 1 ही आंसर बचेगा. ये एलिमिनेट करने का प्रोसेस होता है गाइस. ठीक है, तो मांसाहारी को नहीं खाते हैं. ये वाला गया, ये वाला गया, सभी हो नहीं सकता. तो एक लास्ट ऑप्शन बचा 1, 2, 4. तो अब घटक मृत जानवरों और पौधों को खाते हैं. डिकम्पोजर फीड ऑन डेड एनिमल एंड प्लांट्स. तो ये सही है. डिकम्पोजर ये होते हैं हमारे केचुए, ये सब देखें, ये मकड़ी वकड़ी टाइप के जो होते हैं ये. फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर. फिर प्राइमरी क्या होते हैं हमारे? प्राथमिक उपभोक्ता. फिर ये हार्बीवोरस, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा है. इनको मिलाकर 4 लेवल बनते हैं और फूड चेन के 3 बनते हैं, याद रखिएगा इसको. ठीक है, स्तर पूछेगा तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा. टॉप जो होता है वो टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं जो इनको खाएंगे, और कार्निवोरस सेकेंडरी होते हैं जो एनिमल्स को खाएंगे. हार्बीवोरस जो पेड़ पौधे खाते हैं, और ये जो होते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो ये अपना भोजन या तो सॉइल से लेते हैं या डिकम्पोजर से लेते हैं और सनलाइट से लेते हैं. क्लियर है? सिंपल सा है. ये भी सबको पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा. तो इसमें वही सारी चीजें लिखी है कि ये परिस्थिति की तरह. ये क्या है? The structures of an ecosystem involve in the descriptions of the available plant and animal species from the structure point of view.
ऑल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो ये किसमें हो जाएंगे, बायोटिक में हो जाएंगे और अबायोटिक हो जाएंगे। और अबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फेट, ठीक है। और बायोटिक फैक्टर में क्या हो जाएंगे, जो हमारे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन है, हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, एंड द डिकम्पोजर, ठीक है। तो द प्रोड्यूसर इंक्लूड ऑल द ग्रीन प्लांट्स विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी फैक्टर क्या करते हैं, प्राइमरी वाले क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। एक बात आपको और पता होनी चाहिए, ये वाले जो होते हैं ना प्राइमरी वाले, ये जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये अपने सर्वाइव के लिए सिर्फ उसका 10% ही यूज करते हैं। बाकी जो प्लांट्स वगैरह, जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग खाते हैं, उससे हमको 90% तक इनका न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलता है। बट जब इसको, ये जो ग्रीन वगैरह है ना, जब ये ग्रीन वाले को, इसकी जब हम लोग बात करते हैं, कहाँ गया, जब ये ग्रीन प्लांट वगैरह को जब ये लोग खाते हैं, ठीक है, और जब इनको ये खाते हैं, तो क्या होता है, जो मांसाहारी होते हैं, ये जो सेकेंडरी होते हैं ना, ये सॉरी, ये सर्व ओमनीवोरस, ठीक है, और जो ये कार्निवोरस, इसमें देखो कुछ ऊपर नीचे करके बना है, ठीक, सेकेंडरी या फिर ओमनीवोरस, ठीक है। तो अब जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स ने क्या करा, 90% ट्रांसफर कर दी अपनी एनर्जी इनको। तो ये अब जो लोग ये खरगोश खाएंगे, सांप मेढक खाएंगे, गोट खाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, अब जो वो था ना, वो 10% तो अपनी लाइफ के लिए सरवाइव कर चुका है, 10% नहीं करता गाइस, 9% करता है। अगर हम लोग एक प्लांट की बात करें, तो इससे एनर्जी जो हम ह्यूमन को कितनी मिलती है, 90%, क्योंकि ये अपने सरवाइव करने के लिए 10% यूज करता है। लेकिन जब इसको कोई एनिमल खा लेता है, और उस एनिमल को जब ह्यूमन खाता है, तो इसका जो है, एनिमल अपना जिंदा रहने के लिए इसका 90% यूज कर लेता है, और इसका 10% एनर्जी ही ह्यूमन में ट्रांसफर करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खानी चाहिए, ठीक है। जब भू रासायनिक चक्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से सक्रिय होता है, सही है, फिर प्रकृति में गैसीय या तलछटी हो सकते हैं, ये भी सही है गाइस। ये बायोकेमिकल का एक डायग्राम है कि ये देखिए, डिकम्पोजर है, इससे क्या होता है, इनको क्या मिल रहा है, प्लांट्स अपटेक, इसको प्लांट्स ले लेंगे, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पर आएगा, इसको ये देखो, गाय है कंज्यूमर, इसको ये खा लेगा, फिर ये इसमें क्या छोड़ेगी अपनी, ये भी देखो क्या कर रही है, तो सांस लेंगे, अपना नाइट्रोजन छोड़ेंगे, और इस तरह से एक ये पूरा का पूरा सर्कल चलता रहेगा ये सनलाइट में। तो both are correct, the in ecology and in earth science, a biochemical circle of substance, turnover or cycling of substance is a pathway by which a chemical substance move through biotic and abiotic, पूरी वही वाली बात है। फिर लेथोस्फीयर आ जाएगा आपका, ठीक है, अजैविक और जैविक मंडल आ जाएगा पूरा का पूरा, बायोमंडल, ठीक है। और ये पूरी बात वही वाली हो जाएगी आपकी, जिसमें जैविक घटनाएं होती रहेंगी। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे किया जाता है, जो इन्वायरमेंट में हमारी, क्या जो इन्वायरमेंट के अंदर हमारी नाइट्रोजन है, उसको अमोनिया के रूप में क्या किया जाता है गाइस, उसको अमोनिया के रूप में फिक्स कर दिया जाता है अर्थ में। फिर वो उसके बाद क्या करती है, दो तरह से, जैविक और अजैविक तरीके से उसको फिक्सेशन के माध्यम से आगे उसका प्रोसेस किया जाता है। वो नाइट्रोजन साइकिल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वाली क्लास में नाइट्रोजन साइकिल हमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रिफरेंस दिया हुआ है। तो रिफरेंस देख लेते हैं कि द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द फ्री नाइट्रोजन इज द एक्शन ऑफ द सॉइल माइक्रो सॉरी गाइस, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। मुख्य नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया है, बिजली और ब्रह्मांड वितरणों द्वारा नाइट्रोजन को भी स्थिर किया जा सकता है। नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड बाय लाइटिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन। So bacteria are not capable of converting nitrous into nitrates, which can be used by green plants. तो ये तो गलत हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ।
3 गलत है, ठीक है। मैंने कहा ना कि 3 गलत है, क्योंकि जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही मेन रोल इसमें प्ले करते हैं। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 और 2। अब देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा नाइट्रिफिकेशन चल रहा है। ये पूरा बड़ा टॉपिक है, कभी हम लोग जब आगे पहुंचेंगे तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे फिक्सेशन होता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में कैसे वो नाइट्रेट फिर नाइट्रेट्स में कैसे कन्वर्ट होता है, वो सब बात की बात है। अभी बस आप लोग इतना देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।